तो अब नेक्स्ट याद रखना वाइस प्रेसिडेंट कर लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम इलेक्शन प्रोसेस देखें तो वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसेस सेम एज प्रेसिडेंट। जिस तरह से राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है उसी तरह से उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है। जो सारे स्टेप प्रेसिडेंट में आपने देखे थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन, कोटा फॉर विंस, ठीक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोट वैल्यू ऑफ एमपी, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, वो सारे स्टेप आपके यहाँ लगेंगे। ठीक है। अब यहाँ बस अंतर सिर्फ कितना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर भाग लेते थे, राज्यसभा में सॉरी वाइस प्रेसिडेंट में सभी मेंबर्स भाग लेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट के एमएलए भाग लेते थे, वाइस प्रेसिडेंट में वो भाग नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ सेम है। इसके बाद याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट, अब आपके वाइस प्रेसिडेंट अगर आपके इलेक्ट होता है तो ये शपथ वाइस प्रेसिडेंट किसके सामने लेगा? प्रेसिडेंट, इसको राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। इसके बाद याद रखना आपके कार्यकाल, वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। कार्यकाल के बाद दोबारा चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। ठीक। अब वाइस प्रेसिडेंट को अगर कार्यकाल से पहले हटाना है तो यहां दो तरीके हैं। पहला तो आपके रिजाइन, वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देता है? प्रेसिडेंट को। ठीक है। तो याद रखना प्रेसिडेंट अपना रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है। अब यहां याद रखना, अब दूसरा तरीका, पहला तो रिजाइन हो गया कार्यकाल से पहले हटने का, दूसरा तरीका यह है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो वाइस प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले इन्फॉर्म करके राज्यसभा में प्रस्ताव लाए हम। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कोई आधार नहीं है। ठीक, मतलब ऐसा कोई स्पष्ट आधार नहीं है कि किस आधार पर हटाया जा सकता है। सिंपल हम प्रूव्ड मिसबिहेवियर या साबित कदाचार बोल के इसके खिलाफ प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रस्ताव आया, अगर इस प्रस्ताव को राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे, साधारण बहुमत से, क्योंकि राज्यसभा में ही पहले आ रहा है। ठीक, यह हुआ। अब दूसरा याद रखना, यहां प्रस्ताव लाने के लिए बनवाई 4 मेंबर की कोई कंडीशन नहीं है। प्रेसिडेंट में बनवाई 4 मेंबर की कंडीशन थी, यहां प्रस्ताव सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है। ठीक, राष्ट्रपति का प्रस्ताव 2/3 मेजोरिटी से पास हो रहा था। ठीक है। इसके बाद यह प्रस्ताव आपके लोकसभा में गया, दूसरे हाउस में, दूसरा हाउस सिर्फ इस पे एग्री कर जाए, जबकि राष्ट्रपति के केस में इंस्पेक्शन होना था। यहां इंस्पेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है, यहां सिर्फ दूसरा हाउस एग्री हो। वॉइस वोटिंग, वॉइस वोटिंग मतलब ध्वनि मत से भी आपके प्रस्ताव पारित हो सकता है। ठीक है। तो आपके वाइस प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से हट जाएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में अंतर याद रखना। ठीक, राष्ट्रपति के खिलाफ अगर हमें इंपीचमेंट लाना है या राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी है तो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति की सिर्फ राज्यसभा में शुरू होगी। ठीक, दोनों को 14 दिन पहले सूचना देना जरूरी है। ठीक है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने के लिए बनवाई 4 MP का सपोर्ट चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति के में आपके राज्यसभा में पहले प्रस्ताव आया, राज्यसभा इसे पास करेगा। ठीक, पास करने के बाद ये लोकसभा में जाएगा। राष्ट्रपति के केस में दोनों में से किसी भी हाउस में आ सकता है, 2/3 मेजोरिटी से जब पास होगा तब दूसरे हाउस में जाएगा। राष्ट्रपति के में दूसरा हाउस इंस्पेक्शन करेगा, यहाँ कुछ इंस्पेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ दूसरा हाउस सिर्फ ध्वनिमत से भी इसको पास कर सकता है। तो ये दोनों में आपके बेसिक डिफरेंस होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट आगे। अब वाइस प्रेसिडेंट पावर एंड ड्यूटीज, अब इसको समझ लो। कर लिया नोट? तो वाइस प्रेसिडेंट, अगर इस पोस्ट की हम पावर एंड ड्यूटीज की अगर बात करें तो भारतीय संविधान में वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के कोई भी कार्य नहीं बताए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो नो वर्क डिस्क्राइब्ड फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट इन इंडिया, तो इसका मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के कोई कार्य नहीं है तो इस पोस्ट की भारत में कोई सैलरी भी नहीं है। भारत में उपराष्ट्रपति को कोई भी सैलरी नहीं दी जाती। ठीक, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट करता क्या है? तो सामान्य स्थिति में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा की मीटिंग की अध्यक्षता करता है, यानी इसका जो पहला हिडन वर्क है वो है आपके क्या? राज्यसभा की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और दूसरा इसका वर्क आपके क्या है कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो ये प्रेसिडेंट की जगह कार्य करता है। तो इसका मतलब जब ये राज्यसभा की मीटिंग की अध्यक्षता करेगा यानी राज्यसभा चेयरमैन की तरह काम करेगा तब इसको मिलेंगे 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए राज्यसभा चेयरमैन की सैलरी है। और जब ये राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा तब इसको मिलेंगे 5 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख रुपए प्रेसिडेंट की सैलरी है। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कोई भी सैलरी इशू नहीं होती। ठीक है। अब नेक्स्ट, हाँ जी, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, बना लिए फिगर।
तो सबसे पहले तो मंत्रिपरिषद के बारे में समझ लो। ठीक, मंत्रिपरिषद का जो वर्णन किया गया है आर्टिकल 74, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज इज ऑल पावर एंड ड्यूटीज ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य एवं शक्तियों का निर्वाह किसके अनुसार करेगा? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। तो सबसे पहला वर्णन आर्टिकल 74 में इसमें। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि जो मंत्रिपरिषद है इसका गठन आपके होगा कैसे। ठीक, तो सबसे पहले जो आपके प्रेसिडेंट है ये अपॉइंट करेगा किसको? प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर होगा कौन? लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है उस पार्टी का नेता आपके बनेगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। और अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। दूसरा आगे समझना, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर आपके जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अन्य मंत्रियों को। किसकी सलाह पर? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। ठीक है, अब यहां समझना कि पीएम या मिनिस्टर बनने की योग्यता क्या होती है किसी भी व्यक्ति की। तो कोई भी व्यक्ति जो पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी हाउस का सदस्य हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, यानी कि मंत्री कौन बन सकता है? चाहे तो वो लोकसभा का एमपी हो चाहे राज्यसभा का। और अगर एमपी नहीं भी है तब भी प्रेसिडेंट उसे मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर उसका एमपी बन जाना जरूरी है, नहीं तो मिनिस्ट्री उसकी चली जाएगी। ठीक, अब यहां आगे समझना, तो पीएम और मिनिस्टर बनने की योग्यता, मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा का एमपी होना जरूरी है, और नहीं भी है तो 6 महीने के अंदर बन जाए मिनिस्टर बनने के। ठीक है, अब दूसरा यहां समझना, अगला पॉइंट, पीएम और मिनिस्टर, ठीक, ये दोनों पोस्ट हमेशा अपॉइंटेड होती है। इलेक्शन नहीं होता पीएम का, इलेक्शन होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ये इलेक्टेड होता है, प्रेसिडेंट इलेक्टेड, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड, पीएम अपॉइंटेड, मिनिस्टर अपॉइंटेड। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके। ठीक, प्रेसिडेंट ऑप्शन में होगा इज इलेक्टेड, सिलेक्टेड, रिक्रूटेड, अपॉइंटेड, तो प्रेसिडेंट हमेशा होगा इलेक्टेड। तो ये 4 वर्ड याद रखना। पहला वर्ड आपके इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब जिसका चुनाव होता हो। दूसरा मतलब सिलेक्टेड, सिलेक्टेड मतलब जो एग्जाम क्वालिफाई करके आया हो। तीसरा मतलब आपके नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड का मतलब जो किसी दूसरे की मर्जी से आया हो। और चौथा मतलब अपॉइंटेड, अपॉइंटेड का मतलब कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपके उसको मिला हो और उसने उस पोस्ट को आपके होल्ड किया हो। ठीक, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड। ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आप बनते हो तो जिला कलेक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है, यू हैव वॉन द इलेक्शन। कोई भी इलेक्शन आप जीतते हो तो कलेक्टर का सर्टिफिकेट होता है ना। ठीक है, ठीक इसी तरह यहां राष्ट्रपति देता है अपॉइंटमेंट का सर्टिफिकेट पीएम को और मिनिस्टर को। अब इसके बाद में नेक्स्ट समझना, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपके कितने कैटेगरी के आपके मिनिस्टर हैं? तो कितनी कैटेगरी के मिनिस्टर है? सबसे टॉप पे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के बाद स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर के बाद स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट, और इसके बाद डिप्टी मिनिस्टर। तो ये आपके 5 कैटेगरी बनेंगी आपके ऊपर से लेके नीचे तक। अब इन कैटेगरी को आपसे टॉप पे पीएम, तो इसका मतलब सबसे पावरफुल, उसके बाद सेकंड पावरफुल, फिर स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट और डिप्टी मिनिस्टर। ये सारे जो मंत्री देख रहे हो इनका जो मैक्सिमम साइज हो सकता है वो हो सकता है कितना? लोकसभा का 15%। जैसे लोकसभा में 552 सदस्य हैं आपके। ठीक है, 552 मतलब मैक्सिमम हो सकता है, प्रेजेंट में 545 है, तो 545 का कितने परसेंट? 15%। ठीक है, तो 545 का 15% लगभग 82 सदस्य के आसपास होगा। तो मैक्सिमम मिनिस्टर कितने हो सकते हैं भारत में? 82 मिनिस्टर। ठीक है, अब याद रखना कि प्रत्येक जो मिनिस्टर है वो इंडिविजुअल रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति? प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति किसी एक मंत्री से इस्तीफा मांग सकता है, लेकिन अगर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को हटाना है तो राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। मतलब पूरी मंत्रिपरिषद तभी हटेगी जब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। अर्थात एक मंत्री को हटाने का काम राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन सारे मंत्रियों को एक साथ हटाना है तो ऐसा सिर्फ किसके द्वारा किया जा सकता है? लोकसभा। ठीक, तो मंत्रिपरिषद कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति और इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल होती है किसके प्रति? प्रेसिडेंट के प्रति। ठीक है, क्या अभी तो सिर्फ हमने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मिनिस्टर है। ठीक, तो ये सब कैटेगरी मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ?